द्वारा आशीष प्रदत्त प्लेटफॉर्म लोक पहल में आज के वक्ता विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष ठाकुर अनुराग सिंह जी है। आपने स्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है व परास्नातक की शिक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की है। आपने वीडियो एडिटिंग का डिप्लोमा करके अपनी प्रतिभा से सभी को मुग्ध कराया है। आपकी कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनमें द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर एंड फनी साइक्लोन फॉर नेट जियो चैनल, मॉडर्न मार्वल, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम फॉर टीवी 18 चैनल। आपके कुछ प्रमुख टीवी शो हैं जिनमें गुड होम्स फॉर एनडीटीवी, फॉलो द स्टार फॉर एनडीटीवी, गोदरेज ग्रीन चैंपियन फॉर एनडीटीवी प्राइम। अब तक का आपका सामाजिक व राजनीतिक जीवन भी अविस्मरणीय रहा है व ऊर्जावान। आप अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत में प्रदेश स्तर की जिम्मेदारियां का निर्वहन बड़ी कुशलता से कर चुके हैं। आप सन 2010 से 13 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आईटी सेल भाग के प्रदेश संयोजक के रूप में उस पद को भी सुशोभित किया है। आप लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग जी। आपने विधिवत परिचय अनुराग जी का प्रस्तुत किया। वैसे अनुराग जी जैसे तरुण तेजस्वी किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। जिसका जीवन विद्यार्थी परिषद के लिए हो, जिसका जीवन राष्ट्र के लिए है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्नेहिल संरक्षण में अपने जीवन का विकास करता है और अपने जीवन को संवारता है, साधना में निरत करता है, वही परिचय पर्याप्त होता है। आप वर्तमान समय में प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आप उसी के में अपना अवदान दे रहे हैं। और आज आपने विषय अद्भुत चुना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मैं बहुत उस पर व्याख्या और मीमांसा न करके, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और उसी का प्रोफेसर हूं, तो ये मेरा प्रियतर विषय है। परंतु हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल बिना किसी भूमिका के मैं सीधे अनुराग जी को आमंत्रित करता हूं कि आज अपना पाठ्य प्रस्तुत करें। अनुराग जी, क्योंकि समय अभाव है। अनुराग जी अपना वो ऑडियो ऑन करिए, म्यूट हैं अभी आप। अच्छा, सॉरी। सभी को नमस्कार, सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे आप सब लोगों के सामने समक्ष होने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज थोड़ा ज्यादा व्यस्तता, मैंने आशुतोष जी को भी बताया कि थोड़ा कारखाने की 1 तारीख को कारखानी है, तो उसी के निमित्त व्यवस्था सारा इंचार्ज मुझे ही बनाया हुआ है, तो उसके निमित्त बैठक और सारी चीजें मेरी अभी इसके समकक्ष चल रही है। मैंने कहा थोड़ा सा समय कि यहाँ पे मैंने एक बार समय दे दिया था। तो जब मेरी चर्चा आशुतोष जी से हुई और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक पहल चलती है, लोक पहल, उसमें आपको रहना है और आपका वक्तव्य चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, दे दूंगा। मैंने बड़े सरल भाव से बोला कि हाँ जी ठीक है, करेंगे। और जब मुझे विषय पता चला कि पंडित दीनदयाल जी का विषय है, तो ये मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पंडित दीनदयाल जी के बारे में बोलते हुए सुना है, चाहे वो महेश सेन जी हों या बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं। तो जब उनको हम सुन लेते हैं, उसके बाद जब बोलने वाली स्थिति आती है तो ऐसा लगता है हम अपने आप को खुद को बौना समझते हैं उस स्थिति में। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि पंडित दीनदयाल जी के बारे में मैंने जितना जाना और जितना समझा है वो आप सब लोगों के सामने रख सकूं। तो सबसे पहले शुरुआत हम पंडित दीनदयाल जी की करेंगे।
कि उनका शुरुआती जीवन कैसा रहा, तो हम देखते हैं कि पंडित दीनदयाल जी मथुरा के चंद्रभान नंगला गांव में उनका जन्म हुआ और मात्र 2.5 साल में उनके परिवार में एक वज्रपात हुआ और उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वो एक छोटे से बालक के लिए वो 2.5 साल के थे, पर आप समझ सकते हैं कि एक बेटे के सर से पिता का साया छिन जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती भरा समय होता है। और उसके कुछ वर्षों बाद जब वो 7 साल के थे तो उनकी माता जी भी गुजर गई, और जब वो 7 साल के थे उनकी माता जी गुजर गई तो उनको बहुत बड़ा आघात लगा। उसके बाद उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई, उनका एक छोटा भाई शिवदयाल भी था, उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि कैसे अपना जीवन यापन करे, तो वो अपने मामा के घर चले गए। और जब अपने मामा के यहाँ पे गए तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, अपना जीवन यापन शुरू किया। और जब कुछ वर्षों बाद उनका जो छोटा भाई शिवदयाल था, जिसको वो बहुत प्यार करते थे, वो भी चल बसा। तो आप सोच सकते हो, यह हमारे लिए कल्पना करना भी कितना कठिन काम है। कहते हैं लोग कि जिसके सामने चुनौती आ जाए वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता और बिखर जाता है, पर जब हमारे मन में पंडित दीनदयाल जी का नाम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि चुनौतियां हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमको मजबूत करने के लिए आती हैं। ऐसा ही पंडित दीनदयाल जी ने कहा। पंडित दीनदयाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो हाई स्कूल की करी, वो उन्होंने सीकर से करी। उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट पिलानी से करी और वहां पे प्रथम श्रेणी में पास हुए। उसके बाद उनको कानपुर में महाराजा जो कॉलेज था वहां से उन्होंने अपनी बीए की परीक्षा पास करी और वहां पे भी प्रथम रहे। और यहाँ तक भी आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि पंडित दीनदयाल जी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल थे, और जब भी उन्होंने अपनी शिक्षा के सफर में कदम रखा हमेशा वो प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण रहे। ये एक अपने आप में बड़ा, जब हम देखते हैं कि परिस्थितियों से निकलकर कोई छोटा सा बालक किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि ये एक साधारण मानव नहीं है। क्योंकि हम पंडित दीनदयाल जी का अगर शारीरिक रचना देखेंगे तो हमें वो ऐसा लगेगा कि वो भीड़ में खो जाने वाला एक चेहरा। बट उस वक्त किसी को नहीं पता था कि पंडित दीनदयाल जी वही शख्स होंगे जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराएंगे। साथियों, जब उन्होंने ग्रेजुएशन की और उनको 250 रुपए पुरस्कार भी मिला और साथ में 10 रुपए मासिक उनको वो भी मिले पैसे पढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ इंग्लिश साहित्य से, तो वो कॉलेज आगरा के कॉलेज में चले गए। और जब आगरा के कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी दौरान उनकी जो चचेरी बहन थी, जो उनके मामा की बेटी थी, उसका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हुआ तो पंडित जी को इसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। और साथियों, आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है कि पंडित दीनदयाल जी ने सिविल सेवा की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण करी। और जब सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करी तो उन्होंने वो नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट समाज सेवा में था और वो बचपन से ही चाहते थे कि वो देश के लिए कुछ करें। तो उन्होंने उस सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं करी
और वो पढ़ाने का काम शुरू कर दिया उन्होंने। उसी दौरान, लगभग ये 1937 की बात है, उसी दौरान उनके एक मित्र थे बलवंत जी, उनके माध्यम से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब आए। और उनके एक और साथी थे पंडित दीनदयाल जी के, सुंदर सिंह भंडारी जी। वो दोनों लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। साथ में ये क्रम चलता रहा। लगभग 5 साल बाद 1942 में उन्होंने जो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण वर्ग होता है उसको भी पंडित दीनदयाल जी ने किया। उसके बाद उनके मामा ने एक पत्र लिखा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उनके मामा ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि बेटा, अब तुम इस लायक हो गए हो कि तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सको, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सको। तब आप सब लोगों को बड़ा गर्व होगा। और ये किसी भी इंसान के लिए ये बहुत कठिन रास्ता होता है। और वो कहते हैं कि एक स्वयं सेवक, मतलब स्वयं सेवक में एक प्रचारक के रूप में अपना जीवन अर्पण करना ये किसी त्याग से कम नहीं होता। और प्रचारक वो होता है जिसके परिवार का नहीं पता होता, उसका परिवार सिर्फ और सिर्फ देश होता है और राष्ट्र हित के लिए वो आगे बढ़ता है। तो पंडित दीनदयाल जी ने अपने मामा को पत्र लिखा कि मामा जी, आपने एक फोन आ गया था, मैं माफी चाहता हूं। आपने महाराणा प्रताप को देखा, आपने शिवाजी को देखा, आपने गुरु गोविंद सिंह जी को देखा, जिनके बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया। उन लोगों ने राष्ट्र के लिए अपने परिवार का त्याग किया। तो मेरा भी आज ये धर्म बनता है कि मैं अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करूं, क्योंकि परिवार से ज्यादा मेरी जरूरत इस राष्ट्र को है। इसलिए मैं अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित करता हूं। साथियों, ऐसे पंडित दीनदयाल जी थे जिनके मन में और जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो चलती थी, वो चलती थी राष्ट्र। और आप लोगों को अचंभा होगा कि जब अगर मैं बात करूं आजादी से पहले का वो दौर, उस दौर में आप देखोगे तो वाद का जमाना था। कहीं पूंजीवादी विचारधाराएं चलती थी तो कहीं साम्यवादी विचारधाराएं चलती थी। उसी दौर में जब देश आजाद हुआ, उस दौर में भारत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती आई। वो चुनौती थी कि इस भारत को कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा विकल्प मिले, राजनीतिक विकल्प, जो देश की बातों को, जो बहुसंख्यक समाज रहता है इस हिंदुस्तान में, उसकी बातों को रख सके। और आप विश्वास करोगे, उस दौर में किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि कोई कांग्रेस पार्टी के समक्ष भी खड़ी हो जाए। साथियों, उस दौर में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई सन 1951 में। और भारतीय जनसंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उससे पहले जब ये स्थापना हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हेडगेवार जी के पास गए, सदस्य माधवराव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा साथी दो जो मैं इस जनसंघ को अच्छी तरीके से चला सकूं। तो जब संघ ने उनको बोला कि जी हाँ, हम आपको देंगे,
और उन्होंने पंडित दीनदयाल जी को उनके सामने बोला कि ये आपके साथ काम करेंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सोचा कि ये असाधारण दिखने वाला व्यक्ति, ये क्या इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी चुनौती को कैसे, मतलब इसको संभाल पाएगा, कैसे काम बढ़ेगा, क्योंकि उस वक्त देश में अलग चुनौतियां थी। 2 साल बाद, 1 साल बाद पंडित दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महासचिव बन गए। और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये वक्तव्य था, और आप सबको गर्व होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि अगर मेरे पास 2 पंडित दीनदयाल होते तो मैं इस देश की राजनीति को बदल देता। आप सोचिए, पंडित दीनदयाल जी कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और संघ में रहने के बाद कहते हैं कि संघ व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो वो व्यक्ति से बढ़ के व्यक्तित्व वाली भूमिका में थे। और उसके बाद 1953 का वो दौर है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि मुझे पूरे देश का प्रवास करना है और जनसंघ को गांव मोहल्ले तक पहुंचाना है, इसीलिए मुझे पूरे देश घूमना पड़ेगा। सबने कहा जी आप मत जाओ, आपके जान को खतरा है। उसके बाद भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जम्मू कश्मीर में गए, और भारतीय जनसंघ के लिए एक ये बहुत बड़ा चुनौती भरा समय था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वहां स्वर्गवास हुआ, हत्या कर दी गई। उसके बाद वो भारतीय जनसंघ की सारी जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। और साथियों, जब ये भारतीय जनसंघ बन रहा था, उस समय कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अगर नए कार्यकर्ता जोड़े तो हम कैसे जोड़े, हम क्या बताएं कि हम कैसे इस दुनिया से, इस देश में हमारी पार्टी सबसे अलग क्यों है, ऐसा क्या बताएं हम। तो उस समय मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि उस समय 2 ही बात चलते थे, या तो पूंजीवाद चलता था, या समाजवाद साम्यवाद चलता था, या गांधीवादी दृष्टिकोण चलता था। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश को किसी वाद की जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर हमें कार्यकर्ताओं को समझाना है तो हमें एक वाद की जरूरत है। और पूंजीवाद क्या कहता था? पूंजीवाद में वो पश्चिम के देश होते थे, उसमें अमेरिका और ये सारे देश, उनका ये मानना होता था कि इस धरती में जीने का अधिकार सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसको है जिसके पास पूंजी है। साथियों, वहीं अगर हम साम्यवाद, सोवियत संघ के साथ जितने देश थे, उनका ये मानना था कि इस धरती में जीने का अधिकार अगर किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो शक्तिशाली है, जो काम कर सकता है, उसको है। साथियों, उस दौर में जब पूरी दुनिया इन विचारों को मानती थी, उस दौर में पंडित दीनदयाल जी ने इस देश को एक दर्शन देने का काम किया। उसका नाम था एकात्म मानववाद। हम सब ने बहुत बार सुना है कि एकात्म मानववाद, कि एकात्म मानववाद है क्या। तो पंडित दीनदयाल जी का मानना था कि एकात्म मानववाद पर एक इंसान का शरीर 4 शक्तियों को मिलाकर बनता है। एक आत्मा, एक मन, एक बुद्धि। और पंडित दीनदयाल जी कहते थे कि इन 4 चीजों की जो चिंता करेगा, एक उदाहरण के लिए मैं कहूं कि हम अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो अगर हम उस कार्यक्रम में गए और हमें बैठने के लिए कुर्सी मिल गई, तो वो हमारा शरीर का सुख होता है। अगर हमें कोई कविता आती है और हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें बुरा लगेगा। और अगर हमें कोई मौका दे देता है और हम अगर वो कविता पढ़ लेते हैं, या हमें कुछ ऐसा हमें आता है उस चीज का, तो वो हमारी बुद्धि को सुख देता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बुद्धिमान हैं। वहीं जब अगर हम गए और अगर हमें अच्छा भोजन मिल गया, तो वो हमें हमारे मन को
संतुष्टि देता, किसी ने अच्छे तरीके से हमें वहां पे वेलकम किया, तो हमारा मन सुखी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इन चीजों की जो चिंता करेगा, जो भी सरकारें चिंता करेंगी, वो लंबे समय तक इस देश पर राज करेंगी। इसलिए उन्होंने एकात्म मानववाद का एक हमारे इस देश को एकात्म मानववाद दिया। और साथियों, एक उदाहरण है, एक बार पंडित दीनदयाल जी और नानाजी देशमुख वो गए बाजार में। पंडित दीनदयाल जी ने, एक बुढ़िया माता थी, उनसे कुछ सामान लिया और पंडित दीनदयाल जी ने उन्हें पैसे दे दिए। और जब पैसे दिए और वापस आए अपने घर, तो पंडित दीनदयाल जी ने नानाजी अपने जेब में हाथ डाला और देखा, और नानाजी देशमुख को बोला कि नाना, मेरे से एक गलती हो गई। तो नानाजी ने बोला कि ऐसी क्या गलती हो गई दीनदयाल जी? बोले कि मैंने उस बुढ़िया को एक खोटा सिक्का दे दिया। बोले कोई बात नहीं, बाजार में तो चलता है, रोज खोटे सिक्के ऐसे लोग आते हैं और देते चलते हैं। कह रहे नहीं नहीं, मुझे वो खोटा सिक्का वापस करना है। वो फिर वापस बाजार जाते हैं, और जब वो बाजार जाते हैं और उस बुढ़िया अम्मा से कहते हैं कि माता, हमसे गलती हो गई है, ऐसे ऐसे मैंने आपको एक खोटा सिक्का दे दिया है। तो वो बुढ़िया माता कहती है कि अरे बेटा कोई बात नहीं, यहाँ तो रोज आते हैं, कोई बात नहीं, ये सिक्के मैं चला लूंगी। बोले नहीं। वो उस बुढ़िया माता की पोटरी में अपना एक खोटा सिक्का ढूंढते हैं और उस बुढ़िया माता को दूसरा सिक्का देते हैं। साथियों, ऐसे इतने खरे हमारे पंडित दीनदयाल जी थे। ये हमारे लिए, और खासकर मैं बोलूं तो मेरे जैसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी सीख है कि हम राजनीति में कैसे आगे बढ़ें या समाज सेवा में कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि राजनीति की राह पथरीली है, इसमें फिसलने का डर होता है। और मैं कहता हूं कि जब अगर राजनीति की राह पथरीली है और इसमें फिसलने का डर होता है, लेकिन जब जब अगर हमारे सामने पंडित दीनदयाल जी का चेहरा होगा, तो उस राजनीति के पथरीली राह पर भी हम उस पत्थरों को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल जी थे। एक वाक्य और सुनाना चाहता हूं अपने पंडित दीनदयाल जी की नैतिकता को। एक दौर था, राजस्थान में भारतीय जनसंघ के 11 विधायक होते थे, और उस दौर में वहां की पार्टी ने निर्णय लिया, भारतीय जनसंघ ने, उस दौर में एक प्रस्ताव आया जमींदारी प्रथा के खिलाफ। और जमींदारी प्रथा में पार्टी ने निर्णय लिया कि हमको इस जमींदारी प्रथा प्रस्ताव का समर्थन करना है। हमारे 11 विधायक होते थे, उसमें ज्यादातर जो विधायक थे वो सारे जमींदार टाइप के लोग थे। उन्होंने कहा, अरे साहब, अगर हमने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो हम तो लुट मर जाएंगे, हमारी जमीनें चली जाएंगी, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। और साथियों, जब वो प्रस्ताव आया तो उसमें से 8 विधायकों ने उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब जिस पार्टी के सिर्फ 11 विधायक हो, और वो दौर था जब लोगों की जमानतें बच जाती थी, तब भी लोग गलियों में, सड़कों पे ढोल बजवाते थे, और लोग पूछते थे कि भैया ऐसा क्या हो गया, ये लोग क्यों इतना ढोल और नगाड़े बजा रहे हो। तो भारतीय जनसंघ के लोग कहते थे कि भैया हमने अपनी जमानत बचा ली। उस दौर में आप लोगों को बड़ा ही एक, मैं बोलूं, नैतिकता का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा। पंडित दीनदयाल जी ने उन 8 विधायकों को पार्टी से निकालने का काम किया। जो कोई व्यक्ति जिसके 11 विधायक हों, वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। पर हमारे पंडित दीनदयाल जी इतने नैतिकतावादी थे कि उन्होंने एक झटके में 8 विधायकों को पार्टी से बाहर दिखाने का रास्ता दिखा दिया। साथियों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पंडित दीनदयाल जी के नैतिकतावादियों से जोड़ते हैं। पंडित दीनदयाल जी में एक दर्शन था
जो उन्होंने एकात्म मानववाद के रूप में हम सबके सामने रखा। और जब हम पंडित दीनदयाल जी की बात करते हैं तो एकात्म मानववाद के बाद अंत्योदय, और जब पंडित दीनदयाल जी ने कहा था उस वाद के दौरान कि ये अगर पूंजी, जिसके पास पूंजी है वो रहने का अधिकार है, उधर लोग कहते थे जिसके पास शक्ति है। पर पंडित दीनदयाल जी कहते थे जो इस धरती में जन्मा है उन सबको जीने का अधिकार है। और उसके बाद अंत्योदय की बात करी उन्होंने और कहा कि जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसका भी विकास होना चाहिए, चाहे वो मन का विकास हो, चाहे बुद्धि का विकास हो, चाहे आत्मा का विकास हो, चाहे सारे शरीर का विकास हो। इन चारों सुख किसी भी व्यक्ति को मिलने चाहिए। और साथियों, आज जब हम देखेंगे, आज वर्तमान में जो हमारी सरकार है और पूरे विश्व में आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, तो ये देन अगर आज किसी की है तो वो पंडित दीनदयाल जी के देन है। और आज हम अगर इस मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को भी अगर देखेंगे तो वो अंत्योदय हमें साफ दिखेगा। वो चाहे हम नल जल योजना का माध्यम देख ले, मैं खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और मैंने देखा है कि कैसे गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है और लोग पानी के लिए कितना परेशान होते थे, 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाना। पर साथियों, ये पंडित दीनदयाल जी के विचार थे। मोदी जी ने उन विचारों को आप सब लोगों के सामने रखा, देश के 135-40 करोड़ जनता के सामने रखा। और नल जल योजना के माध्यम से आज हम देखेंगे गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में पानी भी आ रहा है। देखेंगे तो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर भी मिले। हम अगर देखेंगे तो आप देखो, युवाओं को रोजगार देने का काम अगर कर रहा है कोई, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, हर तरीके से आप देखोगे तो जो भी नीतियां हैं आज भारतीय जनता पार्टी की, वो नीतियां सिर्फ और सिर्फ दीनदयाल जी के जीवन पर आधारित, दीनदयाल जी के विचारों पर आधारित नीतियां हैं। और उन सारी नीतियों को आज हम और आप सबके प्रयासों से देश की जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और साथियों, मैं अभी बताया शुरू में कि मुझे एक बैठक में भी जाना है, तो मैं इसको ज्यादा न खींचता हुआ कुछ पंक्तियों के साथ कुछ और एक कहानी जो रह गई है हमारी, या उनका जीवन जो रह गया हमने नहीं जाना, वो जीवन ये है कि जब 11 फरवरी 1968, लगभग 15 साल वो राष्ट्रीय महासचिव रहे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और 11 फरवरी 1968 को उनका एक राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें जाना था पंडित दीनदयाल जी को। अचानक से बिहार के संगठन मंत्री जी का फोन आता है और कहते हैं कि पंडित जी आपको बिहार आना है। और बिहार के किसी कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, वो वहाँ वो करते हैं और एक ही दिन में सारी टिकट होती है। और पंडित दीनदयाल जी अगले दिन लखनऊ से सीधे बिहार की ओर चल देते हैं। और साथियों, जब मुगल सराय ट्रेन पहुंचती है तो ये ट्रेन लगभग 2:30 बजे चलती थी और सुबह 6 बजे बिहार छोड़ती थी। उस दौर में कैलाशपति मिश्र जी थे बिहार के, उनको बोला गया कि आप उनको रिसीव करके लाइए। और जब वो सुबह पहुंचते हैं तो वहां पंडित दीनदयाल जी नहीं आते। उन्हें लगता है कि शायद पंडित दीनदयाल जी दिल्ली चले गए, बिहार नहीं आए। फिर उसके बाद जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो देखते हैं कि वहां एक लाश पड़ी हुई है, और वो देखते हैं। उसके बाद सारी पुलिस को सूचना देते हैं। उसी भीड़ में से एक शख्स उस लाश को देखता है और चिल्लाता है कि हमारे पंडित दीनदयाल जी तो नहीं रहे, ये पंडित दीनदयाल जी की लाश। साथियों, आप लोग सोचो, हमारे जो दो नेता थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो और चाहे पंडित दीनदयाल जी हो, दोनों ही एक षड्यंत्र के तहत हम सबसे दूर चले गए। और ये भारतीय जनसंघ के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक बहुत बड़ा आघात था।
क्योंकि पंडित दीनदयाल जी ऐसे व्यक्तित्व थे, शायद अगले 1000 वर्षों तक पंडित दीनदयाल जी जैसा व्यक्ति हमें नहीं मिलने वाला। और उसके बाद आप लोगों को बड़ा अचंभा भी होगा, दुख भी होगा कि पंडित दीनदयाल जी का दाह संस्कार किसने किया। तो पंडित दीनदयाल जी के संस्कार उनके मामा के बेटे ने किया और लोगों को लगा। और आज के अगर हम समय में देखेंगे तो हमें लगता है कि ये परिवार हमारे लिए सबसे जरूरी है और हमारा वंश चलेगा। वहीं से पंडित दीनदयाल जी का वंश खत्म हो गया। और मैं इस बात को कहता हूं कि पंडित दीनदयाल जी का वंश तो चला गया, पर अगले 1000 वर्षों तक पंडित दीनदयाल जी के विचार मेरे जैसे और देश में जितने युवा हैं, जितने वरिष्ठ हैं, सब जनों के मस्तिष्क में अगर कोई विचार जिंदा रहेगा, वो पंडित दीनदयाल जी का विचार जिंदा रहेगा। और पंडित दीनदयाल जी हम सबके मन में, हम सबके दिल में हमेशा रहेंगे। एक छोटी सी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब एक बार पांडवों के 4 भाई मारे गए, आखिर में युधिष्ठिर बचे, तो यक्ष ने पूछा कि का पंथा, क्या मार्ग है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा मार्ग वही है जिसमें हमारे बड़े बूढ़े, हमारे जितने भी महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता हमारा है। और पंडित दीनदयाल जी ने हमें रास्ता दिखाया है। पंडित दीनदयाल जी ने रास्ता दिखाया है एकात्म मानववाद का। पंडित दीनदयाल जी ने रास्ता दिखाया है अंत्योदय का। और उन रास्तों पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हर संगठन, जो विचार परिवार का जो संगठन है, सारे साथी उसी रास्ते से चलकर जाएंगे और पंडित दीनदयाल जी के विचारों को हमेशा जिंदा रखेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, आप सब लोगों ने मुझे बड़ी शांति से सुना। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया कि मैं आप सब लोगों के समक्ष कुछ बातें रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आपने बड़ी भावना के साथ पंडित दीनदयाल जी के विचारों को, उनके जीवन के पक्षों को प्रस्तुत किया। वस्तुतः पंडित दीनदयाल जी का जो जीवन था वह भूख से उपजी हुई करुणा का जीवन था। पिताजी स्टेशन मास्टर, और वो मनुष्य का जीवन और जीवन से मृत्यु तक की जो यात्रा है, शिशु से जीवन तक की, उसी का नाम है, उसी को जीवन कहते हैं। और जीवन वह है जो काल के वक्ष पर अपना अमिट छाप छोड़ दे। मन, शरीर और आत्मा, ये एकात्म मानववाद का दर्शन था। वो सर्पीली आकृति थी जिसमें व्यक्ति जब निकलता है तो परिवार में जाता है। व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका एक परिवार होता है, परिवार से उसकी एक जाति होती है, और जाति से निकलता है तो समाज में जाता है, और समाज की अंतिम तार्किक परिणति राष्ट्र में होती है। और वही बात महाभारत में भीष्म पर्व में पितामह भीष्म ने कही थी कि जिस प्रकार हाथी पांव में आकर सभी जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, उसी तरह राष्ट्र ही अंतिम तार्किक परिणति है। अंतिम वह लक्ष्य है, श्रेय है, प्रेय है, पाथेय है, जहां जीवन का अवसान होना निश्चित होता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रचारक थे, और प्रचारक वो सिविल सेवक थे जो 38 में प्रोविंशियल सिविल सेवा में आए थे। और प्रचारक का अर्थ ही होता है जहां त्याग और वैराग्य एक साथ एकत्रित हो जाए, उसी का नाम प्रचारक होता है। जो अपना जीवन राष्ट्र के नाम पर होम कर दे और अपने इच्छाओं का दमन कर दे, उसी का नाम प्रचारक होता है। और निश्चित रूप से आपने जो भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी है, जिसका आशय था कि शताब्दियों तक वह याद किए जाएंगे, वह जीवंत विचार भारतीयता का लोकतांत्रिकरण और लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और अंत से उदय का जो अद्भुत दर्शन है, वह कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं देता है। आप लोक पहल के मंच पर आए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। लोक पहल मंच आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और हम अपेक्षा करेंगे कि अभी हमारा मन नहीं भरा है, यह तो बहुत त्वरित है। श्याम जाजू जी आए हैं, राज्यसभा के कई सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ प्रचारक हमारे लोक पहल पर बोल चुके हैं।
तो आपका समय बहुत संक्षिप्त था। एक बार मैं आशुतोष जी से और स्वयं आप उपस्थित हैं, आपसे भी निवेदन करेंगे कि यह भावपूर्ण अभिव्यक्ति कम से कम 1 घंटे की हो। तो ये मेरा सादर निवेदन है लोक पहल की तरफ से कि आपकी एक जरूर होगी, क्योंकि आपकी वाणी में सरलता थी, सहजता थी और कहीं कृत्रिमता नहीं थी। और कृत्रिम रहित होना ही मनुष्य की सबसे बड़ी महानता और विशेषता है। आपने कहा कि मुझे दीनदयाल विषय में बहुत पढ़ा नहीं है, मैं बौना हूं। और वास्तव में दीनदयाल जी को समझना, आप ही जैसे का मन हृदय, आप ही जैसे लोगों का मन हृदय दीनदयाल का स्पर्श कर सकता है। बाकी दुनिया के कोई लोग नहीं स्पर्श करते हैं। आप में बहुत गहराई है, बस अभिव्यक्ति के लिए समय कम पड़ा। तो हम भी थोड़ा सा कष्ट हुआ कि आपको कार्यकारिणी में जाना है, बहुत हमको रोकेंगे नहीं। अब मैं सीधे औपचारिक धन्यवाद के लिए डॉक्टर सुमित कुमार जी, जो अशोक बिहार के प्राध्यापक शाखा के कारवा हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन हमारे लिए कारवा होना, स्वयंसेवक होना सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं सादर निवेदित करता हूं डॉक्टर सुमित जी को कि वो औपचारिक धन्यवाद प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुमित जी। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, मैं सबसे पहले, अच्छा, सबको धन्यवाद अभी कर देना है, केवल भाई साहब को करना है? सबको कर दीजिए समवेत रूप से और जल्दी, यही तो अध्यापक का गुण है। सबसे पहले तो मैं भाई साहब अखिलेश त्रिपाठी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और साथ में मैं आशुतोष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में भावपूर्ण ज्ञापन के लिए। मैं शिवांग गुप्ता जी को भी धन्यवाद करता हूं कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं भाई साहब अनुराग सिंह जी का कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आकर और दीनदयाल जी के विषय में कुछ बहुमूल्य बातें रखी। मैं भी बहुत सारी बातें उनके विषय की। और नई क्या लगी कि जो वो बूढ़ी औरत का जो इन्होंने एक कथा इन्होंने सुनाई कि खोटे सिक्के उनको वापस करके उनके झोली से निकालकर फिर उनको नया सिक्का देना, ये जो मानवता का एक मतलब अंत्योदय की जो बात आती है, जो उनका सिद्धांत है, उसको इन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण देकर दर्शाया। इसके लिए सहृदय धन्यवाद भाई साहब। साथ ही भाई साहब ने और भी बहुत सारी चीजें कही जो उनके विषय में नवीन थी। और अंत में जो उन्होंने बड़ा अच्छा एक तर्क दिया यक्ष प्रश्न का कि क्या पंथा क्या मार्ग है, यानी जो हमारे महापुरुष रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिनके अनुकरण करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी वह व्यक्तित्व हैं जिनका हम अनुकरण करके अपने जीवन में, और खासतौर पे हमारा जो अभी का समय है और हमारे जो 65% लोग युवा हैं, उनको यह प्रेरणा मिलेगी उनके जीवन से। इस विषय में भाई साहब ने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और टीम में कई ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं जो शामिल हुए। कुछ और भी श्रोता शामिल हुए जो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सबको ही मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल होने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अद्भुत धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहुत अनुपम था, बहुत सरस था। अब अनुराग जी का समय बहुत कीमती है, मैं बहुत बातें नहीं करूंगा, लेकिन बस एक निवेदन के साथ कि जो सरलता दीनदयाल जी के व्यक्तित्व को समझने की है, एकात्म मानव दर्शन की परिधि में आपका हम एक पाठ्य और व्याख्यान, जब आपके पास अवसर की उपलब्धता हो, हमें जरूर अवसर उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अक्सर जब यात्राओं में होते हैं तो इस टेप को जरूर सुनते हैं और कहते हैं कि देखो ये बड़ा तुम्हारा ठीक रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, मुझे स्वयं, मैं आपको देख के सामने प्रशंसा से नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयंसेवक हूं, क्योंकि जो सरसता के साथ उसकी छोटी छोटी बातें हैं, दर्शन और उसकी गहराई और उसकी सूक्ष्मता तो अलग बात है, लेकिन हमें तो अपने श्रोताओं को सहज रूप में दीनदयाल जी को अक्षरों की आकृति से निकाल करके जनता के बीच लेके जाना है, और वो अनुराग जी जैसे लोग ही कर सकते हैं। और मैं कामना करूंगा कि अनुराग जी आज उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, कल देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और यशस्वी बने। लोक पहल की यही मंगल कामना है, युवा मोर्चा के नहीं। एक दिन जरूर आएगा जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 68 में कालीकट के अधिवेशन में यही युवा दीनदयाल थे जो अध्यक्ष थे। और बहुत अद्भुत बातें आपने बताई हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, आपका समय मूल्यवान है। बहुत बहुत आपका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और शुभकामना मंगल कामना करता हूं कि राष्ट्रीय जीवन के आप दैदीप्यमान नक्षत्र बनिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आयुष जी, अब इस कार्यक्रम को आप बंद कर सकते हैं। और आपको सुमित जी बहुत धन्यवाद। आप जी भाई हमारे साहब। विचार परिवार के हैं और जी इस लोक पहल के हैं। हम तो योगी जी का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन आप जी। हमारे अत्यंत आत्मीय हैं। आज तो पहली बार साक्षात्कार हो रहा है और यह देव योग से होता है। और जी। आपका भी हम आख्यान एक चाहेंगे कि इस पर हो जाए। एक जी आख्यान भाई। बीच से 2 अमेरिका से आ रहे हैं, इसके बाद जी या बीच में जब आपको उचित लगे और जो विषय हो उस विषय पर आप अपना विचार रख सकते हैं, आप जब जी चाहें, क्योंकि आप ही जैसे प्रोफेसर और आप ही युवाओं की आवश्यकता है जो योगी जी के नीतियों और कृत्यों को और राष्ट्रीय जीवन को प्रखर बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। धन्यवाद भाई और साहब। आप हमारे विचार परिवार के हैं। धन्यवाद भाई आयुष साहब। जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और हम आपसे चाहेंगे, और आशुतोष जी भी सुन रहे हैं, तो एक कार्यक्रम आपका भी एक उद्बोधन हो जाए जो आपका प्रिय विषय हो। और हम राष्ट्रीय भावधारा के लोग हैं तो राष्ट्र ही प्रिय होगा। जो जी विषय आपको लगे, उचित लगे, राष्ट्र से समर्थित हो और वो स्पंदन कर सके, उस विषय को आप समाहित करिए और उस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करिए। जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कीमती समय हम लोगों ने लिया, अब आप भी लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, सभी को धन्यवाद। नमस्ते। ठीक ठीक, बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते। हाँ आयुष जी, अब कार्यक्रम बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।